नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज के आर्टिकल में यहाँ पर बात की गई है बूस्ट योर कैपेसिटी को, अपनी कैपेसिटी को बूस्ट करना है तो कैसे करें, तो इसके बारे में बड़ी अच्छी चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो एक तरह की जैसे एक बड़ी फैमिली होती है ना, तो अगर एक को कोई बीमारी लगती है तो सारी फैमिली सफर करती है, उसकी चिंता सारी फैमिली को हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह अभी का जो चैलेंज है, अभी का जो पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तो पूरा वर्ल्ड एज ए फैमिली काम कर रहा है। ओके, तो अगर किसी एक को भी बीमारी होती है ना, तो उसकी जो टेंशन है, ओके, उसकी जो मुश्किलें हैं वो दूसरे तक भी जो है पहुंच रही हैं। तो सब जो है मतलब कि अनसर्टेनिटी की कंडीशन में है, डर की कंडीशन में है, चिंता की कंडीशन में है। ओके, एक तरह का घबराहट का जो माहौल है वो इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी फैमिली है ना वर्ल्ड की, जो अगर वर्ल्ड एज ए वर्ल्ड को पूरी फैमिली माने, तो यहाँ पर सभी सफर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बात बोली गई कि अभी हर कोई जो है ना, यहाँ हम देख रहे हैं कि डेली कोई ना कोई लॉस हो रहा है। ओके, डेली कोई ना कोई मतलब किसी की डेथ हो रही है। ओके, डेली कोई ना कोई बंदा है जिसको ये पैंडेमिक जो है ये जकड़ रहा है अपनी बाहों में। तो यहाँ पर इस चीज को अभी सभी बार बार लोग देख रहे हैं, कितने महीने बीत गए हैं, तो यही सेम चीजें बार बार लोग सुन रहे हैं। ओके, तो जिसकी वजह से एक ही अगर नेगेटिव वेव को बार बार ऑब्जर्व किया जाए, सुना जाए, तो एक माहौल बन जाता है, एक एनवायरनमेंट बन जाता है अपने आसपास अनसर्टेनिटी का, ओके, चिंताओं का। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? अभी पूरी दुनिया क्या चाह रही है? अभी पूरी दुनिया चाह रही है कि स्टेबल हो, ओके, एक तरह की स्टेबिलिटी आए, ओके, बैलेंस हो, एक मतलब कोई हमें हौसला दे, ओके, और कंफर्ट की ओर यहाँ पर ढूंढ रही है कि कैसे हम दोबारा से आराम से अपनी जिंदगी बसर करें, आराम से घूमे फिरे, आराम से अपने काम करें, आराम से घर पर वापस आए, किसी तरीके की किसी भी तरह की कोई चिंता जो है वो ना हो। ओके, अभी यहाँ पर कोई भी बाहर निकलता है तो मन में ये बात रहती है कि हम फेस कवर तो हमने लगा लिया है, ओके, लेकिन अगर बाहर पूरा सिनेरियो देखें ना, तो किसी को यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ पर बीमारी फैली हुई है। जिस तरह से स्टार्टिंग के जो मंथ थे, तो उस समय जैसे प्रिकॉशंस दी थी सरकार के द्वारा, तो लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, फेस्टिव सीजन आ ही गया है। ओके, तो अभी लोग वैसे ही रश लग रहा है जैसे पहले लगता था। तो अभी तो ज्यादा रश हो रहा है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर तो अभी किसी तरह का कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। हालांकि बीमारी वैसे की वैसे खड़ी है, वैसे ही फैल सकती है दोबारा। सर्दियों में ही ये शुरू हुई थी, अब दोबारा सर्दी आने वाली है, तो इसका दोबारा से सेकंड वेव जो है दोबारा से आ सकता है। तो उसकी भी हमें यहाँ पर बात सोचनी होगी अगर हम घर से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि एज आवर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ bears the impact of global pandemic, let us remember to enhance our spiritual health and our spiritual capacity। तो देखो यहाँ पर हमारी इमोशनल हेल्थ भी, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, तीनों हेल्थ यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है पैंडेमिक की वजह से। बार बार एक ही चीज सुन के, ओके, बार बार ही जो डेथ रिपोर्ट्स आती है उनको सुन के, उनको देख के, जो सिचुएशन बाहर है उसको ऑब्जर्व करके, तो यहाँ पर हमें जरूरत है कि अपनी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है ना उसको और मजबूत करें। जितनी ये मजबूत होगी उतने हम मजबूत होंगे, उतने ही अच्छी तरह से हम लड़ पाएंगे ये जो सिचुएशन हमारे सामने अब की बनी हुई है इससे। तो यहाँ पर अगर हमने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ सही करनी है तो हमें अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी भी बनानी होगी। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि ये जो अगर हम स्पिरिचुअल हेल्थ अपनी सही करते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो इस जो चैलेंजिंग टाइम है तो उससे निपटने के लिए हमें काम आएगी। और इसको हम एनहांस करते हैं थ्रू द मेडिटेशन। ओके, जितनी ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे, जो स्पिरिचुअल कैपेसिटी है उसके ऊपर, उतना ज्यादा हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार जितनी प्रैक्टिस होगी उतने हमें एक्सपीरियंस होगा, उतनी हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी स्पिरिचुअल अगर एरा की बात करें। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि जो मेडिटेशन है इज द मीन्स बाय विच वी एक्सपीरियंस द पीस, लव एंड स्टिलनेस विद इन अस। सो मेडिटेशन करने से क्या है कि हमें एक एक्सपीरियंस आता है शांति का, प्यार का और ठहराव का। ओके, हमारे अंदर एक ठहराव आता है, जो भी हम बात सुनते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, फिर कहते हैं। ओके, तो इसी तरह से जब किसी भी सिचुएशन का भी सामना करना हो तो ठहराव होना बहुत जरूरी होता है। अगर ठहराव होगा तो अच्छे से आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी चीज का। तो ये जो है
हमें कनेक्ट करता है विद द सोर्स ऑफ ऑल लव। ओके, व्हेन वी एक्सपीरियंस दिस डिवाइन लव वी आर नरिश्ड, uplifted and elevated. It heals us and changes our perspective of life, the world around us, and ultimately it transforms us. तो जब भी मेडिटेशन करते हैं, करके उठते हैं, तो हमें अलग अलग तरह के यहाँ पर ना एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलता है कि जो डिवाइन लव है, जो परमात्मा के प्यार, उसमें हम जो है डूब जाते हैं। ओके, पूरी तरह से नरिश्ड हो जाते हैं। ओके, तो हमें एक जैसे दलदल होता है ना, दलदल से हम ऊपर उठ जाते हैं। ओके, तो हमें ऊंचाई में सोने का यहाँ पर जो है मौका मिलता है। जितने भी तरह की बीमारियां अंदर होती हैं विचारों के रूप में, वो सभी हील हो जाती हैं, वो सही, उन सभी की मरम्मत हो जाती है। हमारी जिंदगी का पर्सपेक्टिव वो बदल जाता है, और जो हमारा जीने का सलीका है ना, पूरे वर्ल्ड में कैसे हमने जो है देखना है, वर्ल्ड को कैसे नजरिए से देखना है, वो बदल जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली हम जो है बदल जाते हैं। जब हम बदल जाएंगे तो हमारे लिए दुनिया भी वैसी ही नजर आएगी। जैसा इंसान खुद होता है उसको सारी दुनिया भी वैसी ही नजर आती है। अगर इंसान की सोच बुरी है तो उसको दुनिया भी सारी बुरी नजर आएगी। अगर इंसान भला है तो उसको सारी दुनिया भली नजर आएगी। ओके, तो यहाँ पर हमें भले ही बनना है। ओके, तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि मेडिटेशन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो आगे यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं परमात्मा के डिवाइन प्यार को, तो हमें स्टेबिलिटी मिलती है, हौसला मिलता है, कंफर्ट हमें मिलता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्पेशली अभी जिसकी हमें जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर जो मेडिटेशन जो है, इससे कोई प्रॉब्लम या जो चैलेंजेस है जिंदगी में वो खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमारी काबिलियत बढ़ जाएगी कि कोई भी चैलेंज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको टैकल कैसे करना है, उसको समझने की हमारा जो विजन है वो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अगर हम स्पिरिचुअल विजडम अपनी इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो ये हमें हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। ओके, to which enables us to look at difficulties in a different way and thus respond in a calmer, relaxed manner. तो हम बड़ी पिक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे अगर हमारी जो आध्यात्मिक समझ है, अगर उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चाहे जिस भी तरह की डिफिकल्टी हो, हम उसको हैंडल कर सकते हैं अलग वे से। ओके, तो वो जो वे होता है हमेशा शांति वाला होता है, रिलैक्स मैनर होता है, मतलब किसी तरह की जो हफड़ा दफड़ी है वो नहीं होती। तो यहाँ पर हमें जो है मेडिटेशन से बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं कि जो भी यहाँ पर जिंदगी में चीजें आती हैं वो चली भी जाती हैं। ओके, तो जितने भी चैलेंजेस हैं ओके वो टाइम के हिसाब से होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जितने भी हम चैलेंजेस को यहाँ पर विटनेस करते हैं, ओके, तो हमें यहाँ पर पीस ढूंढना है, ठहराव ढूंढना है, और अपनी जो स्ट्रेंथ है ना अपने अंदर, उसको जो है बढ़ाना है मेडिटेशन के थ्रू। तो हमें एक सोर्स बनना है, ऐसा सोर्स बनना है कि जैसे शांति, जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई शांति का पुंज है। ओके, मतलब बिल्कुल रिलैक्स रहता है, तो उसके मतलब स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है उसके अंदर, बहुत ही काबिल इंसान है। तो ऐसे इंसान बनना है, तो ऐसे ही दुनिया में विचरना है, वर्ल्ड में विचरना है, एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि आपको देख के लोग सीखें, ठीक है, फिर लोग भी जो है अपने आप को ऐसा ढालें, फिर उनसे और सीखें। तो ऐसे एक पूरा का पूरा चेन बन जाता है। तो फिर अगर ऐसी चेन बनती है, पूरी सोसाइटी जो है वो बढ़िया बन जाएगी। ओके, तो अच्छे तरीके से वो भी काम करेगी, सभी सोसाइटी अच्छी होगी। ओके, तो अच्छी जनरेशन निकलेगी तो देश का अच्छा नाम होगा। तो बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट होता है यहाँ पर, अगर हम स्पिरिचुअली भी अपने आप को ठीक करके चलते हैं, अगर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे सामने जिंदगी में। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं फॉर ग्रेटर स्टार्टअप यूज ऑफ डीवीआर शेयर्स। ये डीवीआर शेयर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पहले जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहां पर परमिशन दे दी है व्हाट्सएप को कि अब वो भी जो है ना पेमेंट सर्विसेज जो है अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकता है। ओके, तो यहां पर ये यूपीआई इंटरफेस को यहां पर यूज करेगा, जैसे कि बाकी सारे करते हैं। ओके, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में जो पेमेंट सर्विसेज की जो मार्केट है उसमें और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी का थोड़े बहुत प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया में यहाँ पर पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को। तो फॉर एग्जांपल जैसे गूगल पे है, उसके बाद फ्लिपकार्ट का जो फोन पे है, इसके अलावा पेटीएम है। ओके, तो ये थोड़े से मशहूर है, ओके, इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए फिलहाल यही जो है बाय पेमेंट्स ऐप हम यूज करके इनको यूज करते हैं अपनी पेमेंट करने के लिए, चाहे बिजली का बिल देना है, चाहे पानी का बिल देना है। ओके, मतलब किसी भी तरह की पेमेंट करनी है ना, तो इन्हीं एप्स को मोस्टली इंडियंस यूज कर रहे हैं अभी के लिए। तो अभी इनके बीच एक और नया कॉम्पिटिटर आ गया है, वो है व्हाट्सएप। ओके, तो अभी आप व्हाट्सएप को भी यूज करके
जो है अपनी पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये भी सिमिलर वही मेथड फॉलो करेगा जैसे कि ये बाकी सारे कर रहे हैं। ओके, तो वही है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसी को यूज करके जो है आपकी पेमेंट हो जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो यहां पर अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें ना, इंडियन कंपनीज में या इंडियन सिनेरियो की बात करें पेमेंट के क्षेत्र में, कि जो भी एप्स हैं यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो अगर इसको कंपेयर करें हम फॉरेन मार्केट के साथ, जो फॉरेन कंपनीज हैं बाहर में जो चलती हैं ये कंपनीज, बाहर में जो एप्स चलती हैं, तो उसके मुकाबले अभी बहुत कम जो स्पेस है बनी है जो ये पेमेंट सर्विसेज की मार्केट है इंडिया में। तो यहाँ पर अभी भी जरूरत है कि इसको और बूस्ट करें, और प्लेयर्स आए, ओके, और कॉम्पिटिटर आए कि अच्छा कंपटीशन दे पाए एक दूसरे को, और जो कस्टमर है ना उसको एक अच्छी चीज जो है, वैल्यूएबल चीज जो है वो मिले, उसको कुछ चॉइसेस भी मिले। अभी चॉइसेस है ही नहीं है, अभी सिर्फ गिने चुने प्लेयर हैं, तो उनके नाम मैंने आपको गिनाए हैं। तो इसका रीजन क्या है, क्यों अभी तक जो है इतना बड़ा देश है हमारा, जहां पर मतलब कि जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर आएंगे उतना जो है यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि अभी आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लेम जो है ना भारत के ऊपर, जो भारत सरकार है उसके ऊपर डाला जाता है। क्यों क्यों क्योंकि ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है ना, डीवीआर जो शेयर्स हैं, इनको ये एनकरेज ही नहीं कर रहे। ओके, इनको ये परमिट ही नहीं कर रहे कि हाँ जो स्टार्टअप्स इसके थ्रू जो शुरू हो रहे हैं डीवीआर शेयर्स के थ्रू, उनको हम एनकरेज करें। ओके, जो कि जो बाहर से कैपिटल आता है आराम से, वो जो पैसा आता है आराम से वो एब्जॉर्ब कर सके और उसको जो है अपनी कंपनी में लगाकर जो शेयर्स हैं बढ़ा सके उसको। तो ये डीवीआर शेयर क्या होता है, इसमें देखो, एक होता है नॉर्मल शेयर। अगर किसी इन्वेस्टर ने पैसे लगाए किसी कंपनी में, ओके, उस कंपनी ने शेयर्स के थ्रू पैसे जुटा लिए, ओके, फिर उस पैसे को यूज करेगी, ओके, उस पैसे को यूज करके कंपनी अपने आप को चलाएगी, ओके, फिर जो है कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और मुनाफा कमाएगी। तो यहां पर क्या होता है कि जो डीवीआर शेयर्स होते हैं ना, यहां पर जो शेयर होता है, ओके, जो इन्वेस्टर होता है जिसने शेयर खरीदे हैं, उसको एक वोटिंग राइट मिल जाता है उस कंपनी में। ओके, थोड़ा बहुत वोटिंग राइट मिल जाता है कि अगर फिलहाल फर्दर कोई भी कंपनी डिसीजन लेती है किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो जिसने शेयर डीवीआर के थ्रू खरीदे होंगे उसका भी यहां पर राइट बनेगा कि वो भी डिसीजन में वोटिंग करे। ओके, तो फिलहाल जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं, ओके, डीवीआर के बगैर उनका यहां पर कोई राइट नहीं होता वोटिंग का। वहां पर कंपनी के जो मैनेजिंग बोर्ड होता है वो खुद से डिसीजन लेता है और डिसीजन पास करता है, तो वही डिसीजन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी जो है लागू हो जाता है। ओके, तो यहां पर जरूरत है जो डीवीआर शेयर्स हैं इनको और बढ़ाया जाए, एक तरह का ट्रस्ट बनता है। अगर किसी शेयर होल्डर को आप बोलते हो कि आप जो कंपनी के अंदर आप वोटिंग कर सकते हो डिसीजन के ऊपर, तो फिर वो एक ट्रस्ट बनता है कि हाँ भी मुझे वोटिंग राइट मिल रहा है तो मैं पैसा दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। ओके, मुझे पता भी चलेगा कि कौन सा डिसीजन आप ले रहे हो, क्या वो डिसीजन जो इन्वेस्टर्स है उनके हक में है या नहीं है, ओके, क्या कंपनी के हक में है या नहीं है। ओके, तो वहां पर वो भी अपनी दलील दे सकते हैं क्योंकि उनका भी पैसा लगा हुआ है। ओके, तो यहां पर इससे भी काफी पैसा जुटा सकती हैं। ओके, तो अगर इससे पैसा जुटता है तो और कंपनीज और प्लेयर, इंडियन प्लेयर्स भी जो है यहां पर आएंगे, ओके, जो पेमेंट सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने के लिए। तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं, तो यहां पर बात कर रहे हैं इंडिया स्टैक की। तो इंडिया स्टैक क्या चीज है, ये एक सेट है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस का, ओके, जो कि हर एक बिजनेस को, गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि एक यूनिक जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज करो पेपरलेस इकोनॉमी बनाने के लिए, कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए, ओके, कैशलेस डिलीवरी करने के लिए। ओके, तो यहां पर अभी ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड को जब ये अभी लिंक करेंगे, ओके, मेक यूज ऑफ आधार कार्ड एंड एनपीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। सो एक से दूसरे बैंक में भी अगर फंड ट्रांसफर करना है तो वहां पर आधार कार्ड और जो एनपीसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर जो यूपीआई की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, तो यहां पर इसने भी एक तरह की क्रांति लाई है डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में। ओके, जो ऑन बोर्डिंग मोस्ट बैंक्स हैं, ठीक है, उनको यहां पर कनेक्ट किया है दूसरे बैंकों के साथ, ताकि जो कस्टमर का बेस है, ठीक है, वो बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हैं वो जुटाए जा सके जो कि इन एप्स को यूज करे, इन जो पेमेंट सर्विसेज की जो एप्स हैं इनको यूज करे, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं। ओके, तो इसके तरह जो भी टैक्टिक्स यहां पर यूपीआई ने यूज किए, ओके, तो उससे एक बढ़ोतरी मिली है। अभी के लिए फिलहाल यूपीआई जो है that allows fund transfer at any time of the day from the one bank account to other bank account linked to a phone number and Aadhaar, so bringing down the use of cash, simplifying merchant payments and lowering cost.
तो यूपीआई ने अभी यहां पर लॉ किया है कि फंड ट्रांसफर हो किसी भी टाइम आप कर सकते हो, किसी भी बैंक से किसी भी बैंक तक। ओके, तो यहां पर सिर्फ आपने फोन नंबर अपना अटैच रखना है उसके साथ, और आधार कार्ड जो है उसको लिंक करना है उसके साथ। ओके, जो भी आपका जो ऐप जब डाउनलोड करोगे तो उसमें ये चीजें जो है मैंडेटरी हैं। तो यहां पर क्या होगा, कैश की जब यूज कम हो जाएगा तो डेफिनेटली लोग जो है ज्यादातर जो है इसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ऐसी जो पेमेंट सर्विसेज है, धीरे धीरे अब ट्रस्ट बढ़ रहा है। पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब ट्रस्ट नहीं था, तब ये भी बातें थी कि जो अगर ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो पैसा कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के चलते चोरी ना हो जाए। लेकिन अभी धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ रहा है, लोग जो है पेमेंट कर रहे हैं, अगर शॉपिंग करने भी जा रहे हैं तो वहां पर जो है ऐसे ही जो इंटरफेसेस हैं उनको यूज करके पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे अगर इससे पेमेंट होती है तो जो कॉस्ट आती है ओके पेमेंट करने की, ओके जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करता है तो वो भी लागत कम हो जाती है और एक सिंपल पेमेंट हो जाती है, ज्यादा कोई चक्कर नहीं पड़ते। वैसे भी कोविड का दौर चल रहा है, वहां पर अगर हार्ड कैश को भी अगर यूज करते हैं लोग तो 100 बार सोचते हैं अभी। ओके, तो क्योंकि जो पैसा है वो ज्यादातर सर्कुलेशन में रहता है, पता नहीं किस आदमी के हाथ में गया, किसको क्या बीमारी थी, तो ऐसे बीमारियां फैलने की भी यहाँ पर जो है आशंका रहती है। तो वहां पर आसानी यही है कि अभी का जो दौर चल रहा है, जो भी आपने पेमेंट करनी है मोस्टली आप पेमेंट जो है डिजिटल इंटरफेस यूज करके ही आप करें। ओके, अभी एप्स हो गई, काफी एप्स हो गई हैं, तो उनको आप यूज करें और उनके थ्रू जो है आप पेमेंट करें। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है अभी के सिचुएशन के हिसाब से। तो आगे बात कर रहे हैं पेटीएम की, कि इसने काफी जो है ज्यादा योगदान दिया है अपना कि यूपीआई की जो पेमेंट्स होती हैं यूपीआई के द्वारा उसको पॉपुलराइज किया जाए। ओके, तो जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो तब भी जो पेटीएम था काफी बढ़ चढ़ कर आगे आया था कि आप इस इंटरफेस को यूज करें। तो उस समय भी इसको काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला था और एक हाइक मिल गया था उस समय भी इसको। ओके, तो अभी तभी वो नया नया ही शुरू हुआ था पेटीएम उस समय के दौरान, तो यहाँ पर काफी पॉपुलर हुआ। तो लेकिन यहाँ पर बात यही रहती है कि इसका जो कंट्रोल है वो फॉरेनर्स के हाथ में, क्योंकि ये कंपनी बाहर की है पेटीएम। ओके, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ज्यादा वो फॉरेन कैपिटल ज्यादा है, तो जिसकी वजह से मालकी उनकी है। ओके, तो यहाँ पर जो इंडियन कंपनीज हैं, ओके जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो इनको यूज करते हैं अपना काम करने के लिए, अपनी पेमेंट करने के लिए, तो उनका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है फॉरेन एसेट्स हैं, जो बाहर के लोग हैं उनके एसेट्स इसमें ज्यादा है पेटीएम में। ओके, तो जिसकी वजह से हम अपना कंट्रोल जिसके ऊपर जो है लॉस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो डीवीआर शेयर्स के जो रूल्स हैं उसको लिबरलाइज किया गया था रिसेंटली। ओके, तो वहां पर इंडियन स्टार्टअप्स के सामने चॉइस थी, ओके was either to bootstrap themselves or potentially lose control by accepting foreign capital। ओके, जहां तो वो खुद से जो है अपने आप को एक कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें अपनी कि हाँ जी हम जो है घर में ही जो है फंड जुटाकर अपने जो स्टार्टअप्स हैं जो इस पेटीएम जो इस भी पेमेंट सर्विसेज मार्केट में जो काम कर रहे हैं, जो अपने आप को खुद ही बूस्ट कर लें, या फिर जो फॉरेन कैपिटल है उसको बड़ी मात्रा में एक्सेप्ट कर लें और अपना कंट्रोल गवा लें। ओके, अगर बाहर से ज्यादा कैपिटल आ जाता है, ओके तो ज्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली जो इंडियन स्टार्टअप है उसके ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट ऐसे पड़ेगा कि मालिकी चली जाएगी। ओके, यहाँ पर 51% जिसका शेयर होता है मालिक वो होता है। ओके, चाहे दूसरे का शेयर 49% ही क्यों ना हो। ओके, तो यहाँ पर अच्छा होगा कि जो है ना इंडियन वेंचर जो है उसको अपनी सप्लाई खुद से ढूंढे डोमेस्टिक मार्केट में। ओके, कि ज्यादा से ज्यादा फंडिंग जो है जुटा सके डोमेस्टिक मार्केट में, और जो है ये पेटीएम सर्विसेज जो भी हम देते हैं ये पेमेंट मार्केट में उसको खुद से हम लेकर आगे बढ़े। ओके, तो यहां पर देखो जितनी भी कंपनी हमने गिनी है, चाहे पेटीएम है, चाहे फोन पे है, ओके चाहे गूगल पे है, सभी की सभी कंपनी बाहर की है। इंडियन स्टार्टअप यहां पर कोई भी नहीं है। ओके, यहां पर हमारा देश है तो यहां पर इंडियन स्टार्टअप भी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जमाना ये है यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट्स होंगी। ओके, तो यहां पर भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था भीम ऐप। ओके, अभी वो भी इतनी पॉपुलर नहीं जितनी ये पॉपुलर है। ओके, तो यहां पर हमें भी जरूरत है कि अवेयरनेस फैलाएं भीम ऐप के बारे में। ओके, भीम ऐप को यूज करें, भीम ऐप के थ्रू ओके भीम ऐप के थ्रू हम अपनी पेमेंट्स करनी शुरू करें। तो यहां पर कुछ जो है यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी होता है भीम ऐप का, थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है आशंकाएं प्रॉब्लम्स रहती हैं भीम ऐप में। ओके, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, जो भी हमारा फीडबैक है वो उस कंपनी को जो भी उसको ऑपरेट करती है उसको पहुंचाना चाहिए ताकि कि उसको सही करे। ओके, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर। तो यहां पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना कैपिटल जुटाना चाहिए। तो कैसे जुटा सकते हैं कि जो इंडियन पेंशन फंड्स हैं उनको हम यहां पर यूज कर सकते हैं। ओके,
ये भी एक अथॉरिटी है, ओके, जो पेंशन फंड्स को जो है रेगुलेट करती है, तो उसको भी यहाँ पर उसका पैसा यूज कर सकते हैं। ओके, सो वी नीड टू डाइवर्सिफाई देयर एसेट्स क्लासेस, तो हमें अपनी जो एसेट्स है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा, पैसा जुटाना होगा घरेलू मार्केट से, और एक अच्छा इंटरफेस जो है तैयार करके देना होगा हमारे लोगों को। ओके, और जो बाहर के प्लेयर्स आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो उनको हम रोक तो सकते नहीं। ओके, तो यहाँ पर उनको कंपटीशन देना है, लेकिन अपने स्टार्टअप्स को यहाँ पर बूस्ट अप करना है। तो यहाँ पर जो डीवीआर शेयर्स हैं इनको एनकरेज करना है और ज्यादा। ओके, जो कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग, जो भारत के इन्वेस्टर हैं वो भी इन्वेस्ट करें अपने स्टार्टअप्स में, ताकि कि अच्छी सर्विस जो है, अच्छा कंपटीशन जो है आने वाले समय में देखने को मिले पेमेंट मार्केट में। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसको कैसे सही करें। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में बात की गई है कि जब लॉकडाउन की हम बात करें, मार्च में लॉकडाउन लगा था। ओके, 24 मार्च को लॉकडाउन भारत में लगा दिया गया था। तो उससे पहले फरवरी महीने में ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा यूनियन बजट जो था वो पेश किया गया था, और उस बजट में 3 तरह की अलग अलग थीम्स थी जिनके ऊपर वो बजट का आधार बना हुआ था। तो यहां पर सबसे पहले बात कर रहे हैं एस्पिरेशनल इंडिया, पहली थीम ये थी। दूसरी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, और तीसरा था ए केयरिंग, कंपैशनेट एंड ह्यूमेन सोसाइटी। तो ये 3 बेसिक मेन थीम थी जिसके आधार पर यहां पर अलग अलग स्कीम्स के थ्रू पैसा बांटा जाना था। ओके, ये तीनों जो गोल है, ये तीनों जो थीम्स हैं, इनको साबित करने के लिए, इनको अप्रूव करने के लिए, अचीव करने के लिए। ओके, तो यहां पर 6 महीने से ज्यादा समय हमारा कोविड पैंडेमिक में चला गया। ओके, तो यहां पर जो ये तीनों की तीनों थीम्स है ना, ये एक तरह की हमारे लिए क्रूशियल बेंचमार्क्स है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो कि हमें, जो हमारा गोल है ना कि हम जो है एक रेजिलिएंट इंडियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं आने वाले समय में, उसको अचीव करने में हमें हेल्प करेगी। ओके, तो यहां पर एक इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा लिया गया था पिछले महीने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनका। तो वहां पर भी उन्होंने काफी क्लैरिफिकेशन दी थी इंडियन इकोनॉमी के स्टेटस के बारे में कि कैसे हम ग्रो करेंगे। ओके, तो यहां पर उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत है, ओके, तो इसके बारे में इन्होंने यहां पर बात की थी कि हम जो है आने वाले समय में हमारी जो भारतीय भूमि है उसके ऊपर ही जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका दर बढ़ाएंगे। ओके, जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स बनते हैं, ओके, तो उसको हम अपनी धरती के ऊपर ज्यादा प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारी जो जीडीपी है ना वो ग्रो करे, वो राइज करे। सो वाइल रिमेनिंग रेलेवेंट इन द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो साथ ही साथ जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर हमारा बना हुआ है अलग अलग मुल्कों के साथ, जैसे भी हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको भी हम जो है बैलेंस करके चलेंगे, उसको भी हम खराब नहीं होने देंगे। ओके, जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा चलता है किसी भी नेशन के साथ, तो उसको वैसे ही मेंटेन करके रखेंगे साथ ही साथ डोमेस्टिकली भी हम जो है गुड्स जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर बढ़ावा देंगे आत्मनिर्भर भारत के तहत। सो देखिए, अगर जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना अपनी धरती के ऊपर प्रोडक्शन करके, उस गुड्स को हम जितना ज्यादा बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे पास इनकम आएगी, और जितनी ज्यादा इनकम आएगी, जितना कम इंपोर्ट हम करेंगे, उसी से जो है ये हमारा टीचा है ना जो आत्मनिर्भर भारत का, तो वो हम अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहां पर एक विजन जो है ना वो हमें लेकर चलना है, जो हमें आगे की ओर लेकर जाए, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको अच्छी एक रास्ता, एक जो है विजन है वो मिले। तो यहां पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है वो एक ही विजन बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर आपने अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आनी है, जो आपके ये थीम्स हैं, अगर आपने उनको अचीव करना है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है, ह्यूमन सोसाइटी बनानी है, एस्पिरेशनल इंडिया बनाना है, तो उसके लिए आपको जो भी आप सोचते हो उसको आप जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है ना उसके ऊपर जाके आपको सोचना होगा। ओके, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को समझ के उस हिसाब से आपको फैसले लेने होंगे, खासतौर पे जो चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उसको समझना होगा अच्छे से। ओके, फिर जो है आप इंप्लीमेंटेशन करो जो भी आप यहां पर करना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के तहत, किसी भी स्कीम के तहत। तो यहां पर अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है, जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उससे ऊपर उठो। ओके, तो यहां पर ऊपर उठने का मतलब है कि नए रास्ते ढूंढो, नई अप्रोचेस लगाओ कि कैसे हमारे घर के अंदर जो है हम मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा बढ़ाएं और उसको एक्सपोर्ट कर सके बाहर की मार्केट में। तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकट्ठे होकर काफी बेहतर काम किया। अगर हम बात करें पोस्ट इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में, पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में,
तो अलग अलग तरह के मेजर्स यहाँ पर नापे गए, देखे गए, अलग अलग तरह के यहाँ पर पैकेजेस अनाउंस किए गए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ओके, निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा। तो सेंट्रल लेवल पर भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने काफी ज्यादा एड्रेसेस जो है नेशन को संबोधित किए, जिसके तहत जैसे आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की गई कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। उसी के अलावा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी एक के बाद एक कॉन्फ्रेंसेस की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें उन्होंने अलग अलग पैकेजेस की अनाउंसमेंट की, ओके, जहां पर फोकस किया गया जो एमएसएमई सेक्टर है कि उसको भी हम दोबारा से उभारेंगे, ओके, रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर काफी जो है यहाँ पर एफर्ट्स जो है किए गए हैं चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा भी, ओके, बहुत सारे स्टेट्स में। तो यहाँ पर अगर हम एवरी स्टेट की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर जो भी टास्क था कि कोविड-19 सिचुएशन को हम कैसे जो है रिकवर करें, ओके, तो उसके लिए यहाँ पर रिलीफ मेजर्स क्या हो, ओके, कितना पैसा यहाँ पर जारी करना है, क्योंकि क्या जरूरतें हैं, कहां पर जो सबसे पहले हमने टारगेट करना है। तो ये उन स्टेट्स के रिस्पेक्टिव जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा डायरेक्टली सुपरवाइज की गई है सिचुएशन को, ओके। तो अगर यहां पर बात की गई है राजस्थान की, तो वहां पर तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया टू द चीफ मिनिस्टर, ओके। तो ये इसका काम था कि हम कैसे इकोनॉमी को रिकवर कर पाए, ओके। तो इसके रिगार्डिंग सलाह देनी है अपने चीफ मिनिस्टर को। तो इसने भी अपनी पहली मीटिंग जो अक्टूबर में यहां पर हुई थी, उसको वहां पर जो एजेंडा था टू असेस द इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ड्रॉ ए रोड मैप फॉर द स्टेट्स इकोनॉमिक फ्यूचर। तो यहां पर एक स्पेशल एक इकोनॉमिक काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई कि जो कि चीफ मिनिस्टर को यहां पर सलाह देगा। तो मतलब स्टेट्स भी काफी बढ़िया तरीके से यहां पर बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक रिकवरी में उनका योगदान हो, ओके। तो यहां पर जितने भी यहां पर उन्होंने यहां पर विजन्स रखे हैं, ओके, तो यहां पर कोशिश की जा रही है कि जो सरकारें जितनी जल्दी हो रिकवर कर पाए अपने अपने इकोनॉमिक ऑर्डर को। तो यहां पर जिस तरह की पॉलिसी यहां पर बनाने की जरूरत है, ओके, यहां पर कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो है अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत हम जो है रिकवर कर पाए, भारतीय इकोनॉमी जो है दोबारा से अपनी पटरी पर वापस लौटे, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल ऐसे लग रहा है कि जो अभी धीरे धीरे जो है यहां पर दोबारा से जो है हम वापस रिकवर कर पाएंगे, ओके। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी बोली गई है कि जब भी हम इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करें तो उसमें यह भी ध्यान रखेंगे जो पिछले बीते समय में जो लूप होल्स रह गए थे, ओके, जो इश्यूज रह गए थे इकोनॉमिक पॉलिसीज में, उसको भी हम सही कर लें, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तब तक जो रिकवरी करनी नामुमकिन है, सही तरह से रिकवरी जो है नहीं हो पाएगी। तो अभी इकोनॉमिक रिकवरी सबसे बड़ा इशू है हर एक स्टेट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो इसके लिए यहां पर अच्छे तरीके से यहां पर काम करना होगा अगर सही तरीके से इकोनॉमी को रिकवर करना है। तो यहां पर आगे बात की जा रही है उसी विजन के बारे में कि जो इसमें जो मेन रोड ब्लॉक है, जो हमारा विजन है कि कैसे इंक्लूसिविटी लाई जाए इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो यहां पर जो बेसिक एक रोड ब्लॉक आता है वही है कि जो हमारे जो बिहेवियरल जो माइंडसेट प्रॉब्लम्स है ना, हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते, ओके। तो यहां पर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है, ओके, डिस्कोर्स है, सॉरी, इंडिया में। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर दागे गए हैं यहां पर जो ऑथर है उनके द्वारा, ओके। जो पुरानी जो कन्वेंशनल थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है, ओके। तो जैसे पहले हम चल रहे थे वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ हल लेकर आना है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जिसका हमें आंसर ढूंढना होगा, सो इज स्ट्राइकिंग ए राइट बैलेंस बिटवीन एंटरप्राइज प्रॉफिट्स एंड वर्कर वेजेस, ओके, एसेंशियली एन आर्ट ऑफ वाइस कॉम्प्रोमाइज। क्या मतलब कि जितना प्रॉफिट एंटरप्राइज कमाता है, कोई भी कंपनी कमाती है, क्या उस हिसाब से अपने जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, ओके। तो ये देखो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे जो हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है यहाँ पर इसको सही करना होगा। अगर अच्छा बेनिफिट हमने वर्कर्स को प्रोवाइड करना है तो पूरे इंडिया लेवल पर कुछ गिनी चुनी कंपनीज होंगी जो ऐसे काम करती होंगी कि अपने प्रॉफिट्स का कुछ शेयर जो है वो बांट देती है अपने वर्कर्स में। मोस्टली कंपनीज ऐसी हैं जो जिनका जो प्रॉफिट जो है वो है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब ऐसा है, पहले तो वो बहुत कम प्रॉफिट कमाती हैं, दूसरा अगर किसी के पास है भी है वो अपने वर्कर्स में बांटती नहीं है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, जैसे जो एजुकेशन अदारे हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। जो स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो खराब से खराब स्कूल भी जो है यहाँ पर प्रॉफिट में ही चलता है, ओके। तो वहां पर भी काफी अच्छी इनकम इनको होती है। बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम के स्कूल्स होते हैं, ओके, हालांकि मोस्टली इनका नाम ही होता है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े नाम के स्कूल्स होते हैं जहां पर कैम्ब्रिज वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बार बार, ओके, तो यहां पर एक तरह से लोगों को पागल भी बनाया जाता है, ओके। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी होती है। तो यहां पर इन स्कूल्स में फीस भी काफी ली जाती है, ओके, जिसके तहत इनका प्रॉफिट भी काफी होता है, लेकिन ये अपने प्रॉफिट को शेयर नहीं करते हैं।
तो यहां पर सभी जो ये जो अदारे हैं ना, इनको यहां पर हमें देख के चलना होगा, सही करना होगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पर कर रहे हैं, वाई हैज ए प्रॉब्लम और परसेप्शन डेवलप्ड एंड सस्टेन दैट हैज पिटेड एंटरप्राइजेस एंड वर्कर्स अगेंस्ट ईच अदर आइडियोलॉजिकली एंड अदरवाइज। तो यहां पर ऐसी धारणा क्यों बनी हुई है कि जो उद्योग है, जो एंटरप्राइजेस हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है, जो वर्कर्स होते हैं उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है। इसको ये धारणा, इसको हम सही क्यों नहीं करते, इस इमेज को हम सही क्यों नहीं कर पाते? ओके, तो इसके लिए जो भी हमें पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंजेस करने हो तो हमें करने चाहिए। ओके, तो यहां पर ऐसी एक पिक्चर हमें दिखानी है जहां पर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स यहां पर हैं। ओके, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो गुजरात में एक हीरा के व्यापारी है, हीरे के, जो कि हर साल जो कार्स या हाउस जो है अपने पूरे वर्कर्स को, जितना भी उनका स्टाफ है, गिफ्ट करते हैं। ओके, 300 400 कारें एक ही बार में वो गिफ्ट करते हैं, अब जितना भी उनका स्टाफ है वहां पर उनकी फैक्ट्री में। तो ऐसे अदारे भी यहां पर हैं इंडिया में। तो यहां पर इन क्वेश्चंस के आंसर यहां पर देने हैं, बहुत ही जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि अपनी इकोनॉमी को दोबारा से इंक्लूसिवली ओके और अच्छे तरीके से जो है यहां पर ग्रो करें। तो यहां पर जो है जो ह्यूमनिज्म का एलिमेंट है, ठीक है, इसको हमें यहां पर कोशिश करनी है कि इसको निखारें। ओके, जो इकोनॉमिक रिवाइवल में इसका एक बहुत ही अहम योगदान है कि एक दूसरे के बारे में भी सोचो। ओके, अगर आपके पैसा ज्यादा है आपके पास, तो उसको बांटो दूसरे के पास, क्योंकि वर्कर्स की सैलरी इतनी नहीं होती जितनी सैलरीज के ऊपर उनको अपॉइंट किया होता है। ना ही उनको बोनस मिलता है, ना ही उनके इंसेंटिव्स लगते हैं, ना ही इंक्रीमेंट लगता है जब भी उनका ईयरली इंक्रीमेंटेशन होता है। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।